जेठ की तपती दोपहर में वाराणसी के बाहरी इलाके में स्थित वह पुराना जर्जर मकान मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सावित्री देवी, जिनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल उनकी उम्र और अनगिनत संघर्षों की गवाही दे रहा था, आंगन में बैठकर गेहूं साफ कर रही थीं। पसीने की बूंदें उनके माथे से टपककर सूखी जमीन में जज्ब हो रही थीं। ठीक वैसे ही जैसे उनके जीवन के सारे सुनहरे सपने गरीबी की इस दलदल में समा गए थे। घर की दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था और छत की खपरेल भी अब बरसात का पानी रोकने में असमर्थ थी, जो आने वाले मानसून के डर को और बहा देती थी। लेकिन सावित्री की धंसी हुई आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी उम्मीद की किरण जो पिछले कई वर्षों से नदारद थी, क्योंकि आज डाकिया उनके घर एक ऐसा खत लाया था जो उनकी सबसे छोटी बेटी अंजलि की तकदीर बदल सकता था। अंजलि के हाथों में वह खाकी रंग का सरकारी लिफाफा कांप रहा था, जिसमें ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से आया उसका कॉल लेटर था। यह केवल कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सावित्री देवी की बरसों की तपस्या और रातों की नींद हराम करने का फल था। अंजलि की आंखों में आंसू थे, खुशी के भी और एक गहरे डर के भी, क्योंकि वह अपने घर की आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक उस उदास घर में नहीं टिक सकी। घर के बड़े बेटे विनय ने जब वह खत देखा तो उसके चेहरे पर गर्व की जगह झुंझलाहट और क्रोध दौड़ गया। विनय, जो शहर में एक राशन की दुकान पर मुनीम का काम करता था और अपनी पत्नी रेखा की बातों में पूरी तरह गिरफ्तार था, उसने तिरस्कार भरे स्वर में लिफाफे को मेज पर पटक दिया। विनय की आवाज में कड़वाहट घुली हुई थी जब उसने अपनी मां की ओर मुड़कर चिल्लाया, मां, तू फिर शुरू हो गई। घर में खाने को 2 वक्त के दाने नहीं हैं, छत टपक रही है और तुझे इस लड़की को बड़ा अफसर बनाना है। चेन्नई जाने का किराया, वहां रहने का खर्चा और फौज की वर्दी जूते का पैसा कौन उठाएगा? क्या हम भूखे मर जाएं? इसके ऊंचे सपनों के लिए उसकी आवाज सुनकर रसोई के अंदर से बर्तनों के पटकने की तेज आवाज के साथ रेखा बाहर आई। उसकी आंखों में हमेशा की तरह कड़वाहट और लोभ भरा था। उसने अपनी मैली साही का पल्लू ठीक करते हुए ताना मारा, अम्मा जी, आपके इसी लाड प्यार ने तो इसे सिर पर चढ़ा रखा है। जवान लड़की है, इसकी शादी कर दो, घर का बोझ कम होगा। फौज में जाना और बंदूक चलाना मर्दों का काम है, यह वहां जाकर क्या करेगी? रेखा ने अपनी बात जारी रखते हुए अंजलि को ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा और कहा, और वैसे भी हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। जो थोड़ा बहुत पैसा विनय दिन रात कमर तोड़कर कमाता है, वो घर का राशन और दवा दारू में ही खत्म हो जाता है। अगर आप सोच रही हैं कि हम अपनी जमा पूंजी इसके आने जाने में बर्बाद करेंगे, तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। रेखा के शब्द किसी नुकीले जहरीले तीर की तरह सावित्री के दिल को छलनी कर रहे थे। सावित्री जानती थी कि उनके बेटे और बहू के लिए पैसा रिश्तों से कहीं ऊपर है, लेकिन वो यह भी जानती थी कि आज अगर वो चुप रहीं तो उनकी बेटी का भविष्य हमेशा के लिए इसी अंधकारमय घर के चूल्हे चौके में जलकर राख हो जाएगा। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से अपने कानों को छुआ, जहां सोने की 2 छोटी पुरानी डिजाइन की बालियां लटक रही थीं। यह उनके दिवंगत पति की आखिरी और सबसे कीमती निशानी थी, जिसे उन्होंने बुरे से बुरे वक्त में भी, यहां तक कि भूखमरी के दिनों में भी नहीं बेचा था। जब विनय के पिता का देहांत हुआ था और अंतिम संस्कार के लिए पैसे कम पड़ गए थे, तब भी उन्होंने इन बालियों को बचाकर रखा था, यह सोचकर कि कभी अंजलि की शादी में यह उसके काम आएंगे। लेकिन आज उस पल में उन्हें गहराई से महसूस हुआ कि अंजलि के लिए असली गहना यह बेजान सोना नहीं, बल्कि उसके कंधों पर लगने वाले वो सितारे होंगे जो उसकी वर्दी की शान बढ़ाएंगे। सावित्री ने एक गहरा और कठोर फैसला लिया, जिसने उनके मातृत्व के कद को और भी ऊंचा कर दिया। उन्होंने विनय और रेखा की कड़वी बातों को अनसुना करते हुए
अपनी आंसुओं से भरी आंखों में दृढ़ता भरकर कहा, विनय, तुझे एक पैसे की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंजलि के जाने का, उसकी फीस का और उसके खर्चे का सारा इंतजाम मैं करूंगी। यह मेरी बेटी है और इसकी उड़ान मैं किसी पैसे की कमी या तुम्हारी कंजूसी से रुकने नहीं दूंगी। विनय अपनी मां के इस अचानक बदले हुए तेवर से सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ी, लाचार और हमेशा सिर झुकाकर रहने वाली उसकी मां इतना बड़ा फैसला ले सकती है। उसने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, मां, तुम सठिया गई हो क्या? उन बालियों को बेचने का मतलब जानती हो? उसका मतलब है कि हमारे पास मुसीबत के वक्त के लिए फूटी कौई नहीं बचेगी। विनय का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अगर कल को मैं बीमार पड़ गया या घर में कोई और आफत आ गई तो हम क्या करेंगे? तुम सिर्फ अंजलि के बारे में सोचती हो। हम क्या तुम्हारे सौतेले हैं या दुश्मन हैं? सावित्री ने अपनी नम आंखों से बेटे को देखा। वह बेटा जिसे उन्होंने अपनी छाती से लगाकर पाला था, जिसके लिए उन्होंने न जाने कितनी रातें जागी थीं, आज वही चंद सिक्कों के लिए रिश्तों का सौदा कर रहा था। उन्होंने धीमे लेकिन सख्त स्वर में जवाब दिया, बेटा, मुसीबत तो आज अंजलि के सपनों पर है। अगर आज मैंने उसका साथ नहीं दिया तो पूरी जिंदगी मुझे अपनी कोख पर शर्मिंदगी होगी। यह सोना तो फिर भी खरीदा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ सपना कभी वापस नहीं आता। दोपहर की चिलचिलाती धूप, जो अब और भी तीखी हो गई थी। सावित्री देवी अपनी पुरानी रबर की चप्पलें घिसटते हुए गांव के सुनार की दुकान की ओर चल पड़ी। अंजलि उनके पीछे पीछे रोते हुए, दौड़ते हुए आ रही थी। उसका गला रुंधा हुआ था। मां, रुक जाओ, रहने दो मां, मुझे नहीं बनना अफसर। बाबूजी की आखिरी निशानी मत बेचो। मैं यहीं रहकर कोई छोटी मोटी सिलाई कढ़ाई की नौकरी कर लूंगी, आपकी मदद करूंगी। लेकिन सावित्री के कदम नहीं रुके। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। सुनार की दुकान पर जब उन्होंने वो बालियां निकालकर तराजू पर रखीं, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना कलेजा निकालकर रख दिया हो। सुनार, जो सावित्री की मजबूरी को भांप गया था, उसने बालियों को उलट पलट कर देखा और बाजार भाव से काफी कम दाम बताए। वह जानता था कि विधवा औरत मजबूरी में आई है और उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। सावित्री ने बिना कोई मोलभाव किए, बिना एक शब्द बोले, वो पैसे ले लिए। उस वक्त उनकी आंखों में जो सोनापन था, वह उस सोने की चमक से कहीं ज्यादा गहरा और भारी था। उन पैसों की गड्डी को उन्होंने अपनी साही के पल्लू में कई गांठें लगाकर ऐसे बांधा जैसे वो किसी बेशकीमती खजाने की रक्षा कर रही हों, क्योंकि यह पैसे उनकी बेटी की आजादी की चाबी थे। घर लौटते वक्त सावित्री ने अंजलि के आंसू पोंछे और कहा, ये आंसू बचाकर रख, विदाई के वक्त काम आएंगे। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। घर के भीतर का तनाव इतना घना और भारी था कि उसे महसूस किया जा सकता था। विनय और रेखा ने गुस्से में खाना नहीं खाया और जोर से दरवाजा पटकर अपने कमरे में बंद हो गए, जिससे उनकी नाराजगी साफ जाहिर थी। बाहर आंगन में टिमटिमाते मिट्टी के दिए की रोशनी में सावित्री अंजलि का पुराना लोहे का ट्रंक जमा रही थी। उसमें उन्होंने कुछ पुराने सूती कपड़े, घर का बना आम का अचार और बेसन के लड्डू रखे, जो उन्होंने अंजलि के लिए बचाए हुए बेसन और गुड़ से बनाए थे। हर एक सामान रखते हुए उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो अपनी बेटी के जीवन का एक हिस्सा उस बक्से में बंद कर रही हों। अंजलि अपनी मां की गोद में सर रखकर सुबक रही थी। उसका मन ग्लानि से भरा हुआ था। मां, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं भैया, और भाभी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, वो तुम्हें और सताएंगे। सावित्री ने अपनी खुरदरी काम से घिसी हुई हथेलियों से बेटी के सिर को सहलाया और अपने आंसू पीते हुए कहा, पगली, तू मेरी चिंता मत कर, मैं तो जैसे तैसे जी लूंगी। मैंने पूरी जिंदगी काटी है, थोड़ा और काट लूंगी।
लेकिन जिस दिन तू वर्दी पहनकर कंधे पर सितारे लगाकर वापस आएगी, उस दिन मेरे सारे दुख, सारे अपमान खत्म हो जाएंगे। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना कमजोर पड़ जाएगी। अगली सुबह जब आसमान में तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे और मुर्गे ने पहली बांग भी नहीं दी थी, सावित्री और अंजलि घर से निकल पड़ी। सुबह की ठंडी हवा में भी विदाई की गर्माहट थी। बनारस का रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह भीड़, शोर और धक्के मुक्की से भरा था। कुल्ली की ऊंची आवाजें, छाए वालों की छाए, घरम की पुकार और ट्रेनों की कर्कश सीटी एक अजीब सा कोलाहल पैदा कर रही थीं, जो अंजलि के मन की घबराहट को और बढ़ा रहा था। सावित्री ने अपनी साही के पल्लू की गांठ खोलकर अंजलि के लिए खरीदे गए टिकट और बचे हुए कुछ 100 रुपये निकालकर उसके हाथ में जबरदस्ती रख दिए। अंजलि ने मना किया, लेकिन सावित्री ने उसकी मुट्ठी बंद कर दी। उन्होंने कांपते हुए लेकिन गंभीर स्वर में कहा, बेटी, यह दुनिया बहुत कठोर है, खासकर हम जैसी अकेली औरतों के लिए। वहां तुझे बहुत मेहनत करनी होगी। लोग तुझे तोड़ेंगे, तेरी हिम्मत की परीक्षा लेंगे, शायद तेरा मजाक भी उड़ाएं। लेकिन तू याद रखना कि तू किसकी बेटी है। तेरे पिता भले ही आज हमारे साथ शरीर रूप में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और मेरा विश्वास हमेशा तेरे साथ कवच बनकर रहेगा। सावित्री की आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जिसने अंजलि के अंदर के डर को खत्म कर दिया। प्लेटफॉर्म पर गंगा कावेरी एक्सप्रेसेस के आने की उद्घोषणा हुई और यात्रियों में हलचल मच गई। लोग अपना सामान उठाकर भागने लगे, लेकिन सावित्री और अंजलि एक पल के लिए वहीं थमी रहीं। अंजलि ने झुककर अपनी मां के चरण स्पर्श किए। उस धूल भरी जमीन पर माथा टेककर उसने अपनी मां की तपस्या को नमन किया। सावित्री ने उसे तुरंत उठाकर गले से लगा लिया। वह आलिंगन इतना कसकर और भावुक था कि मानो सावित्री अपनी बची खुची सारी प्राण शक्ति अंजलि के अंदर भर देना चाहती हो। अंजलि ने रोते हुए कसम खाई, मां, मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मैं एक दिन ऐसी अफसर बनूंगी कि पूरा गांव, यहां तक कि भाई या भाभी भी तुम पर गर्व करेंगे। और जैसे ही मेरी पहली तनख्वाह मिलेगी, मैं तुम्हें इस नरक से निकालकर ले जाऊंगी। हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। सावित्री बस मुस्कुरा दी, एक उदास और विवश मुस्कान, क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन के किसी कोने में एक अनजाना डर बैठा था कि शायद यह मिलन आखिरी बार हो रहा है। ट्रेन ने एक लंबी, दिल चीर देने वाली सीटी दी और धीरे धीरे सरकना शुरू किया। अंजलि खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर लटककर हाथ हिला रही थी। उसकी आंखें सिर्फ अपनी मां को खोज रही थीं। सावित्री प्लेटफॉर्म पर नंगे पैर दौड़ने लगीं। उनकी नजरें सिर्फ अपनी बेटी के चेहरे पर टिकी थीं। भीड़ उन्हें धकेल रही थी, किसी का सामान उनसे टकरा रहा था, लेकिन उन्हें किसी बात का होश नहीं था। अपना ख्याल रखना बेटी, खाना समय पर खाना, सावित्री चिल्लाईं, लेकिन उनकी आवाज ट्रेन के शोर में दब गई। पहियों की खड़खड़ाहट ने मां और बेटी के बीच की दूरी को पल भर में बढ़ा दिया, जब तक ट्रेन की आखिरी बोगी आंखों से ओझल नहीं हो गई। सावित्री वहीं प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी रहीं, बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह। उनके आसपास यात्रियों का शोरगुल था। नई ट्रेनें आ रही थीं, लेकिन उनके अंदर एक गहरा सन्नाटा छा गया था। अब उनके पास न तो पति की निशानी वो बालियां बची थीं और न ही उनके जीने की वजह, उनका जिगर का टुकड़ा अंजलि। घर लौटने का ख्याल ही उन्हें डरा रहा था, जहां अब केवल विनय और रेखा की नफरत, ताने और अपमान उनका इंतजार कर रहे थे। सावित्री जानती थी कि अब घर उनके लिए घर नहीं, बल्कि एक जेल बन जाएगा। सावित्री ने एक गहरी, कांपती हुई सांस ली, अपनी गीली आंखों को पोंछा और भारी कदमों से स्टेशन के बाहर की ओर चल पड़ी। बनारस की सुबह अब पूरी तरह हो चुकी थी। सूरज सिर पर चढ़ आया था, लेकिन सावित्री के जीवन में अब एक लंबी अंधेरी रात शुरू होने वाली थी। रिक्शे वालों और तांगे वालों की आवाजों के बीच
वह अकेली पैदल ही गांव की ओर चल दी, क्योंकि अब एक एक पैसा बचाना उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि अंजलि के वापस आने तक जिंदा रहने की शर्त बन गई थी। रास्ते भर वह यही प्रार्थना करती रहीं कि ईश्वर उनकी बेटी की रक्षा करे, चाहे उनके प्राणों के बदले में ही क्यों न हो। घर पहुंचते ही उन्हें वह दृश्य दिखा जिसकी उन्हें आशंका थी। विनय आंगन में चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था और रेखा घर के बाहर का कूड़ा जोर जोर से झाड़ू लगाकर साफ कर रही थी, मानो अंजलि के जाने के बाद वह घर की गंदगी साफ कर रही हो। सावित्री को देखते ही रेखा ने झाड़ू पटक दी और जोर से बोली, आ गई महारानी। बेटी को लाट साहब बनाकर विदा कर दिया, अब घर का काम कौन करेगा? मैं बता दूं, अब इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं टूटेंगी। अगर खाना चाहिए तो काम करना पड़ेगा। विनय ने भी अपनी पत्नी का समर्थन करते हुए मुंह फेर लिया। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सिर झुकाकर घर के पिछवाड़े की ओर चल दी, जहां बर्तनों का ढेर उनका इंतजार कर रहा था। यह उनके नए गुलाम जीवन की शुरुआत थी। अंजलि के जाने के बाद वह घर, जो कभी किलकारियों और हंसी ठिठोली से गूंजता था, अब सावित्री देवी के लिए एक ठंडे और अंधेरे कारागार में तब्दील हो चुका था। दीवारों से पपड़ियां इस तरह गिर रही थी जैसे इस घर के संस्कार और मर्यादाएं झड़ रही हों। सुबह की पहली किरण के साथ ही सावित्री की दिनचर्या शुरू होती थी, लेकिन अब वह एक मां की तरह नहीं, बल्कि एक बिना वेतन की नौकरानी की तरह काम करती थी। विनय और रेखा अभी अपने कमरे में गहरी नींद में होते थे जब सावित्री कमर के दर्द को दबाते हुए झाड़ू उठाती और पूरे आंगन को बुहारती। उनकी हड्डियों की कटकटाहट उस सन्नाटे में गूंजती थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। हर सुबह उठकर उन्हें यही एहसास होता कि अब उनका अस्तित्व इस घर में केवल काम करने वाली मशीन से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। रसोई घर, जो किसी भी भारतीय नारी का साम्राज्य होता है, अब सावित्री के लिए युद्ध का मैदान बन गया था, जहां हर पल उन्हें अपमान के तीखे बाण झेलने पड़ते थे। रेखा ने रसोई की चाबियां और राशन के डिब्बों पर अपना कब्जा जमा लिया था। वह जानबूझकर सावित्री को मसाले कूटने या भारी चक्की चलाने जैसे काम देती थी, जो उनकी उम्र और कमजोर शरीर के लिए असंभव थे। जब सावित्री की सांस फूलने लगती और वह थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठती, तो रेखा अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाती, अम्मा जी, नाटक बंद करो। मुफ्त की रोटियां तोड़ने में तो मुंह नहीं दुखता, काम करने में जान निकलती है। अगर काम नहीं होगा तो दोपहर का खाना भूल जाइएगा। सावित्री चुपचाप अपनी आंखों के कोरों को पोंछती और फिर से इमाम दस्ते में मसाले कूटने लगती। भोजन, जो परिवार को जोड़ने का माध्यम होता है, इस घर में भेदभाव का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। विनय और रेखा के लिए थाली में घी चुपड़ी रोटियां, दाल और सब्जी परोसी जाती थी, जबकि सावित्री की पुरानी टूटी हुई एल्यूमीनियम की थाली में अक्सर रात की बची हुई बासी रोटियां और पानी जैसी दाल डाली जाती। कई बार तो रेखा यह कहकर खाना कम देती कि बुढ़ापे में ज्यादा खाने से हाजमा खराब होता है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह सास को भरपेट खाना देना ही नहीं चाहती थी। सावित्री जब उस सूखे निवाले को पानी के साथ गले से नीचे उतारती, तो उन्हें अपनी बेटी अंजलि की बहुत याद आती, जो हमेशा अपनी थाली से आधी रोटी मां को खिला दिया करती थी। भूख की पीड़ा से बड़ी पीड़ा उस अपमान की थी जो हर निवाले के साथ उन्हें निगलना पड़ता था। विनय, जिसे सावित्री ने अपनी कोख में 9 महीने रखा और जिसे राजा बेटा बनाकर पाला, अब पूरी तरह से अपनी पत्नी के वश में था। वह देखता था कि उसकी मां कैसे खट रही है, कैसे उसे रूखा सूखा खाना मिल रहा है, लेकिन वह एक शब्द नहीं बोलता था। शाम को जब वह काम से लौटता, तो रेखा उसके कान भरती कि कैसे बुढ़िया ने आज कामचोरी की, या कैसे उसने दिन भर खांस खांस कर उसका सिर दर्द कर दिया। विनय अपनी थकान और नाकामी का सारा गुस्सा अपनी मां पर निकालता। वह चीखता, मां, तू रेखा को क्यों परेशान करती है?
वह दिन भर घर संभालती है और तू बस खटिया तोड़ती है। अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, वरना मैं रोज रोज की किचकिच नहीं सहूंगा। बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सावित्री का कलेजा मुंह को आ जाता था। सावित्री के कानों की वो खाली जगह जहां कभी सोने की बालियां हुआ करती थीं, अब विनय और रेखा के लिए ताने मारने का सबसे पसंदीदा विषय बन गया था। जब भी घर में किसी चीज की कमी होती या विनय को पैसों की तंगी महसूस होती, वह तुरंत उस बात को उखाड़ देता। अगर वो सोना आज होता तो मैं अपनी दुकान में कुछ माल डाल सकता था, विनय बड़बड़ाता। रेखा आग में घी डालते हुए कहती, अरे छोड़ो जी, उन्हें तो अपनी बेटी को कलेक्टर कप्तान बनाना था। अब वो तो मजे से वहां सरकारी खर्चे पर ऐश कर रही होगी और यहां हम दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। ऐसी मां तो दुश्मन को भी न मिले, जिसने बेटे का हक मारकर बेटी पर लुटा दिया। सावित्री ये सब सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लेती, मानो वो उन शब्दों के जहर को अपने अंदर जाने से रोकना चाहती हों। बाजार और आस पड़ोस से सावित्री का संपर्क धीरे धीरे पूरी तरह काट दिया गया था। पहले वह शाम को मंदिर जाती थी या कुएं पर दूसरी औरतों से मिल लेती थी, लेकिन अब रेखा ने उस पर भी पहरा बिठा दिया था। बाहर जाकर घर की बदनामी करोगी, लोगों से कहोगी कि बहू खाना नहीं देती, रेखा ने धमकी दी थी। अगर घर की चौखट लांघी तो टांगे तोड़ दूंगी। सावित्री को डर अपनी टांगों का नहीं, बल्कि अपनी इज्जत का था। वह नहीं चाहती थी कि गांव वाले उनके घर की कलह पर हंसें, इसलिए उन्होंने खुद को घर की चारदीवारी में कैद कर लिया। वह खिड़की की जाली से बाहर देखतीं और अपनी पुरानी सहेलियों को आते जाते देखतीं, लेकिन आवाज देने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उनका अकेलापन अब एक गहरा सन्नाटा बन चुका था। इन काली अंधेरी रातों में सावित्री के जीने का एकमात्र सहारा वह डाकिया था, जो महीने 2 महीने में एक बार खाकी वर्दी में आता था। अंजलि की चिट्ठी उस पीले कागज के टुकड़े को देखते ही सावित्री के मुरझाए चेहरे पर जान आ जाती थी। रेखा की नजरों से बचाकर वह चिट्ठी को अपनी चोली में छिपा लेती थी और दोपहर में जब बहू सो जाती तो पड़ोस के एक स्कूल जाने वाले लड़के को चुपके से बुलाकर उसे पढ़वाती थी। अंजलि लिखती थी कि ट्रेनिंग बहुत सख्त है, उसे छोटे लगती है, लेकिन वह हार नहीं मान रही। वह लिखती थी, मां, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घर बनाऊंगी। उन शब्दों को सुनकर सावित्री की आंखों से झरझर आंसू बहते और वह उस कागज को चूम लेती। वही चिट्ठी उनकी दवा थी, वही उनका भोजन थी। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य से रेखा ने सावित्री को वह चिट्ठी पढ़ते हुए देख लिया। वह झपट्टा मारकर सावित्री के हाथ से चिट्ठी छीन ले गई। अच्छा, तो अब चोरी छिपे खत पढ़े जा रहे हैं। क्या लिखा है? इसमें जरूर हमारी बुराई लिखी होगी, रेखा ने चिल्लाते हुए कहा। सावित्री ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़े। नहीं बहू, मेरी बच्ची ने बस अपनी खैरियत लिखी है, मुझे दे दे, मैं तेरी पैर पड़ती हूं। लेकिन रेखा ने क्रूरता से हंसते हुए उस चिट्ठी को चूल्हे की जलती आग में फेंक दिया। सावित्री चीख पड़ी और आग में हाथ डालने को लपकीं, लेकिन तब तक कागज जलकर राख हो चुका था। उस दिन सावित्री को लगा जैसे रेखा ने कागज नहीं, बल्कि उनकी उम्मीद और उनके दिल का एक टुकड़ा जला दिया हो। उनकी हथेलियों पर जले के निशान पड़ गए, लेकिन दिल का घाव उससे कहीं गहरा था। शारीरिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर सावित्री की बुनियादी जरूरतें भी छीन ली गईं। गर्मी के दिनों में उनके कमरे का पुराना पंखा विनय ने यह कहकर उतार लिया कि उसे मरम्मत की जरूरत है, और फिर वह पंखा कभी वापस नहीं आया। मच्छरों से भरी उमस वाली रातों में सावित्री पसीने से लथपथ पड़ी रहती। हाथ वाले पंखे को चलाने की भी उनमें ताकत नहीं बची थी। सर्दियों में उन्हें ओढ़ने के लिए एक पुरानी फटी हुई रजाई दी गई, जिसमें रुई नाममात्र की थी। ठंड से ठिठुरते हुए वह पूरी रात खांसती रहती, लेकिन बगल के कमरे में सोते हुए बेटे
और बहू को उनकी खांसी की आवाज कभी सुनाई नहीं दी। खांस खांस कर मेरी नींद हराम कर दी है। सुबह रेखा बस यही शिकायत करती। सावित्री का स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था। लगातार काम, कम भोजन और अत्यधिक तनाव ने उन्हें हड्डियों का ढांचा बना दिया था। उन्हें अक्सर चक्कर आते थे और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। एक दिन आंगन में कपड़े धोते समय वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो उन्होंने देखा कि विनय उनके पास खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि झुंझलाहट थी। मां, अब ये नाटक मत कर। डॉक्टर की फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुझे कुछ हो गया तो क्रियाकर्म का खर्चा अलग से सिर पर आएगा, विनय ने निष्ठुरता से कहा। अपने ही बेटे के मुंह से अपनी मौत के खर्च की चिंता सुनकर सावित्री की आत्मा कांप गई। उस दिन उन्हें महसूस हुआ कि इस घर में उनकी हैसियत एक पालतू जानवर से भी बदतर हो गई है। फिर भी हर महीने जब अंजलि का मनी ऑर्डर आता, जो उसकी ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाला वजीफा स्टाइपेंड था, तो विनय और रेखा के चेहरे खिल उठते थे। अंजलि वह पैसा मां के लिए भेजती थी, ये सोचकर कि मां इससे फल और दवा ले सकेगी। लेकिन डाकिया जैसे ही पैसे लेकर आता, विनय उस पर झपट पड़ता और अंगूठा लगवाकर सारे पैसे अपनी जेब में रख लेता। मां, तुझे पैसों की क्या जरूरत खाना, कपड़ा तो हम दे ही रहे हैं, विनय कहता। सावित्री चुपचाप देखती रहती। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने विरोध किया तो अंजलि को पता चल जाएगा और उसकी ट्रेनिंग पर असर पड़ेगा। अपनी बेटी के सपनों को बचाने के लिए वह अपने हक के पैसे अपनी आंखों के सामने लुटते हुए देखती रहीं और खामोश रहीं। विनय का लालच और रेखा की ईर्ष्या अब सारी हदों को पार कर रही थी। वे अक्सर रात में फुसफुसाते हुए बातें करते थे, जो सावित्री को दीवार के उस पार सुनाई देती थी। यह बुढ़िया बहुत दिन जी रही है, रेखा कहती। जब तक यह है तब तक अंजलि का पूरा पैसा हमारे हाथ नहीं लगेगा, और वो जमीन, वो भी तो इसके नाम है। सावित्री अंधेरे में लेटे लेटे ये बातें सुनती और सिहर उठती। उन्हें अपनी मौत का डर नहीं था, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उनके जाने के बाद ये लोग अंजलि के साथ भी ऐसा ही व्यवहार न करें। यह चिंता उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि भगवान भी इस घर का रास्ता भूल चुके हैं। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी और छत से पानी सावित्री के बिस्तर पर टपक रहा था। वह गीले बिस्तर पर सिकुड़कर बैठी थी। तभी उन्हें बाहर के कमरे से विनय की ऊंची आवाज सुनाई दी। वह शायद किसी कर्जदार से फोन पर बात कर रहा था। हां भाई, इंतजाम कर दूंगा। मां के नाम पर पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा है, उसे बेचकर तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, विनय कह रहा था। सावित्री के कान खड़े हो गए। वह जमीन उनके पति की आखिरी निशानी थी और अंजलि के भविष्य की सुरक्षा। उन्होंने कसम खाई थी कि वह उस जमीन को कभी बिकने नहीं देंगी। सावित्री समझ गई कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उनके बेटे की नजर अब उस आखिरी सहारे पर है जो उनके पास बचा है। अगली सुबह का सूरज एक नए संघर्ष का पैगाम लेकर आया। सावित्री ने ठान लिया था कि चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन वह विनय को जमीन बेचने की अनुमति नौक नहीं देंगी। जब विनय कागजात लेकर उनके पास आया और प्यार का नाटक करते हुए बोला, मां, बस यहां अंगूठा लगा दे, एक सरकारी काम है, तो सावित्री ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं अनपढ़ हूं, विनय, लेकिन बेवकूफ नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, यह जमीन नहीं बिकेगी। यह अंजलि का हिस्सा है, सावित्री ने शेरनी की तरह दहाड़ कर कहा। विनय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और रेखा ने पीछे से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। यह इनकार एक ऐसी चिंगारी थी जिसने बारूद के ढेर पर बैठी उस गृहस्थी में आग लगाने की तैयारी कर ली थी। घर का माहौल अब इतना जहरीला हो चुका था कि सांस लेना भी दूभर था। रेखा ने सावित्री को पूरी तरह से भूखा रखना शुरू कर दिया। 2-2 दिन तक उन्हें खाना नहीं मिलता। सावित्री रसोई में जाकर बाजी,
चावल या रोटी का टुकड़ा चुराने पर मजबूर हो गईं। ठीक वैसे ही जैसे कोई चूहा अपने ही बिल में खाना चुराता है। एक बार रेखा ने उन्हें रोटी का टुकड़ा उठाते देख लिया और इतना हंगामा मचाया कि आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। रेखा ने चिल्लाकर कहा, देखो जी, यह बुढ़िया चोर हो गई है, घर का राशन चुरा चुरा कर खा रही है। पड़ोसियों के सामने इस तरह जलील होकर सावित्री की रही सही आत्मसम्मान की भावना भी चकनाचूर हो गई। वह जमीन पर बैठकर रोने लगी, लेकिन किसी ने उन्हें चुप कराने की कोशिश नहीं की। दीवारों के कान होते हैं, यह सुना था, लेकिन यहां की दीवारें गवाह थीं एक मां की तिल तिल कर होती मौत की। सावित्री अब शारीरिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि चलने में भी लड़खड़ाती थीं। उनके कपड़ों में पेबंद पर पेबंद लगे थे और बाल उलझे हुए थे। कभी कभी वह खुद को आईने में देखती और डर जाती। क्या यह वही सावित्री है जिसे गांव में लोग सम्मान से पंडिताइन कहते थे, लेकिन अपनी जर्जर काया के भीतर उनकी ममता की लौ अभी भी जल रही थी। वह जानती थीं कि उन्हें जिंदा रहना है, कम से कम तब तक जब तक अंजलि वापस नहीं आ जाती। यह एक जिद्दी उम्मीद थी जो उन्हें टूटने से बचाए हुए थी, लेकिन आने वाला तूफान उनकी इस उम्मीद की जड़ें उखाड़ने को तैयार खड़ा था। इस घर में अब न दिन का चैन था, न रात का सुकून। विनय अब खुलकर बदतमीजी पर उतर आया था। वह शराब पीकर आने लगा था और नशे में अपनी मां को गालियां देता था। तुझे मरना क्यों नहीं आता? क्यों मेरी छाती पर मूंग दल रही है? उसके ये शब्द सावित्री के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। वह सोचती कि क्या यह वही बेटा है जिसे बचपन में चोट लगने पर वह गोद में लेकर मीलों डॉक्टर के पास भागी थी। कर्मों का यह कैसा खेल था? एक बेटी सरहद पर देश की रक्षा के लिए तैयार हो रही थी और एक बेटा घर के भीतर अपनी ही जननी का भक्षक बन गया था। सावित्री के पास अब केवल आंसू बचे थे और वे भी अब सूखने की कगार पर थे। एक शाम जब आसमान में काले बादल घिर रहे थे और हवा में भारीपन था, विनय और रेखा एक वकील को लेकर घर आए। उनकी योजना साफ थी, किसी भी तरह डराकर या धमकाकर सावित्री से जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवाना। सावित्री कोने में दुबकी बैठी थीं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें आभास हो गया था कि आज की रात सामान्य नहीं होगी। यह लालच और धर्म के बीच की अंतिम लड़ाई थी। विनय की आंखों में जो क्रूरता थी, वह बता रही थी कि अब रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं बची है। ठंडी दीवारों के बीच बैठी सावित्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली, तैयार उस प्रहार के लिए जो उनकी बची खुची दुनिया को तहस नहस करने वाला था। कमरे के भीतर की हवा में एक अजीब सी भारी उमस और तनाव घुला हुआ था, जो बाहर हो रही बूंदाबांदी से कहीं ज्यादा ठंडा और तीखा था। कमरे के बीचों बीच रखी पुरानी लकड़ी की मेज पर कुछ कानूनी दस्तावेज रखे थे, जिनके पन्ने पंखे की हवा से फड़फड़ा रहे थे। उनके बगल में बैठा वकील, जिसका चेहरा भावहीन और आंखें धूर्तता से भरी थीं, बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। विनय कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसका माथा पसीने से तरबतर था और उसकी नजरें बार बार उन कागजों और कोने में सिमटी अपनी मां पर जा रही थीं। सावित्री देवी समझ चुकी थीं कि यह केवल एक साधारण मुलाकात नहीं है। वह जानती थीं कि आज उनके मातृत्व की नहीं, बल्कि उनकी उस आखिरी संपत्ति की परीक्षा है, जिसे हड़पने के लिए उनका बेटा गिद्ध की तरह उन पर मंडरा रहा है। विनय ने वकील को एक इशारा किया और फिर एक झूठी मुस्कान ओढ़कर सावित्री के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज में एक बनावटी मिठास थी, जो किसी जहरीले शहद जैसी लग रही थी। मां, देख, तू अब बूढ़ी हो गई है। कल को तुझे कुछ हो गया तो इन जमीनों के चक्कर में हम कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहेंगे। यह वकील साहब आए हैं, बस इस कागज पर अंगूठा लगा दे ताकि जमीन मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा बेटा हूं, मैं ही तो देखभाल करूंगा तेरी और इस जमीन की। विनय के शब्दों में तर्क था, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। सावित्री ने उसकी आंखों में झांका
जहां उन्हें अब अपना मासूम बेटा नहीं बल्कि एक ऐसा व्यापारी दिखाई दिया जो रिश्तों का सौदा करने आया था। सावित्री ने अपनी पुरानी धोती के पल्लू को कसकर पकड़ा और अपनी कांपती हुई आवाज को स्थिर करते हुए कहा, विनय, यह जमीन तेरे पिता की निशानी है। उन्होंने मरते वक्त कसम दी थी कि यह जमीन अंजलि की शादी और उसके भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगी। तू तो दुकान चलाता है, घर है तेरे पास, लेकिन मेरी उस बच्ची का क्या होगा अगर कल को उसकी नौकरी में कुछ ऊंच नीच हो गई? तो वह कहां जाएगी? यह जमीन उसकी सुरक्षा है और मैं इसे तेरे नाम नहीं कर सकती। सावित्री का यह जवाब सुनते ही विनय के चेहरे से नकाब उतर गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक खूंखार गुस्से ने ले ली। वह झटके से खड़ा हो गया, मानो उसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तभी दरवाजे की चौखट पर खड़ी रेखा, जो अब तक खामोशी से तमाशा देख रही थी, फुफकारती हुई नागिन की तरह बीच में कूद पड़ी। अरे, मैं तो पहले ही कह रही थी कि यह बुढ़िया सीधी उंगली से घी नहीं निकलने देगी। अंजलि, अंजलि, बस अंजलि। क्या उस लड़की ने इस घर पर कोई जादू टोना कर रखा है? अपना सगा बेटा भूखा मरे, कर्ज में डूब जाए, उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो महारानी जो वहां फौज में मजे कर रही है, उसके लिए जमीन बचाकर रखनी है। रेखा ने आगे बढ़कर मेज पर रखे स्याही के पैड इंक पैड को उठाया और सावित्री की ओर बढ़ाते हुए चिल्लाई, विनय, अब बातें करने का वक्त नहीं है। इसका हाथ पकड़ो और जबरदस्ती अंगूठा लगवाओ। आज यह फैसला होकर रहेगा। विनय, जो अपनी पत्नी के उकसावे और अपने कर्ज के बोझ तले अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था, वह एक शिकारी जानवर की तरह अपनी मां की ओर लपका। उसने सावित्री की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी पुरानी कमजोर हड्डियों से चरचराहट की आवाज आई। सावित्री दर्द से कराह उठी। छोड़ मुझे विनय, तुझे भगवान का वास्ता, ऐसा पाप मत कर। लेकिन विनय पर तो जैसे शैतान सवार था। वह जबरदस्ती उनका अंगूठा खींचकर स्याही के पैड की तरफ ले जाने लगा। वकील कुर्सी पर बैठा यह सब देख रहा था, लेकिन उसने हस्तक्षेप करने की कोई कोशिश नहीं की। शायद विनय ने उसकी मुट्ठी भी अच्छी तरह गर्म कर रखी थी। एक मां और बेटे के बीच की यह हाथापाई कलयुग का सबसे घिनौना दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। सावित्री देवी, जिनमें शरीर से ज्यादा आत्मा का बल बचा था, उन्होंने अपनी पूरी ताकत बटोरकर विनय को धक्का दिया। स्याही की डिब्बी मेज से गिरकर फर्श पर लुढ़क गई और नीली स्याही जमीन पर फैल गई, ठीक वैसे ही जैसे इस परिवार का सम्मान धूल में मिल रहा था। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, सावित्री हांफते हुए चिल्लाईं। उनकी आंखों में दुर्गा जैसा क्रोध था। मैं तेरी मां हूं विनय, मैंने तुझे जन्म दिया है। तू आज चंद कागज के टुकड़ों के लिए मेरा हाथ मरोड़ रहा है। जिस हाथ ने तुझे चलना सिखाया, आज तू उसी को तोड़ना चाहता है। धिक्कार है तेरे जीवन पर। सावित्री का रौद्र रूप देखकर विनय एक पल के लिए ठिठक गया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, जिसमें केवल सावित्री की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। रेखा, जिसे विनय का यह संकोच बिल्कुल पसंद नहीं आया, वह गुस्से में पैर पटकते हुए आगे आई। अरे, तुम तो नामर्द निकले, एक बुढ़िया को काबू नहीं कर सकते। अगर आज यह कागज साइन नहीं हुए तो कल कर्ज वाले आकर घर का सामान उठा ले जाएंगे। तब क्या करोगे? तब अपनी इस मां के गहने बेचोगे या अंजलि से भीख मांगोगे? रेखा के इन तीखे शब्दों ने विनय के पुरुषत्व पर चोट की। उसका संकोच फिर से गुस्से में बदल गया। उसने वकील की तरफ देखा और कहा, वकील साहब, आप बाहर रुकिए, मैं मां को समझाकर अभी बुलाता हूं। वकील कागजात समेटकर बाहर चला गया, लेकिन उसकी कुटिल मुस्कान बता रही थी कि वह जानता है कि अंदर अब समझाने का काम नहीं, बल्कि अत्याचार का तांडव होगा। जैसे ही वकील बाहर गया, विनय ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब वहां कोई गवाह नहीं था, केवल एक असहाय मां और उसके 2 जल्लाद। रेखा ने सावित्री के बाल पकड़कर उन्हें झकझोर दिया। बहुत जुबान चलने लगी है।
तुम्हारी सोचती हो कि वो फौजी बेटी आकर तुम्हें बचा लेगी। जब तक वो आएगी तब तक यह जमीन भी बिक चुकी होगी और तुम्हारी हंडिया भी उठ चुकी होगी। सावित्री दर्द से चीख पड़ी, लेकिन उनकी चीख उस बंद कमरे की दीवारों से टकराकर वहीं दम तोड़ गई। विनय ने उन्हें धक्का दिया और वह दीवार के कोने में जा गिरी। उनके सिर में चोट लगी और खून की एक पतली लकीर माथे से बह निकली। लेकिन बेटे का दिल नहीं पसीजा। सुन ले मां, विनय ने अपनी मां के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर दांत पीसते हुए कहा, आज तूने वकील के सामने मेरी बेइज्जती करवाई है। उसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। जब तक तू उस कागज पर अंगूठा नहीं लगाएगी तब तक तुझे इस कमरे से बाहर निकलने नहीं मिलेगा। न खाना मिलेगा, न पानी। देखते हैं तेरी यह ममता कब तक तुझे जिंदा रखती है। सावित्री ने अपनी धुंधली होती आंखों से बेटे को देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही बच्चा है जो कभी अंधेरे से डरकर उनकी छाती से चिपक जाता था। आज वह खुद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा बन चुका था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर लीं और मूक प्रार्थना करने लगी। सावित्री को उसी अंधेरे, सीलन भरे कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर से कुंडी लगा दी गई। रात गहरी होती गई और भूख प्यास से सावित्री का बुरा हाल होने लगा। उनके सूखे होंठ पानी के लिए तड़प रहे थे और सिर की चोट से लगातार टीस उठ रही थी। वह फर्श पर पड़ी अंजलि के बारे में सोचने लगी। क्या उसे पता भी होगा कि उसकी मां किस हाल में है? अंजलि की चिट्ठियों में लिखा होता था कि वह वहां दुश्मन से लड़ने की ट्रेनिंग ले रही है। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी सरहद के दुश्मनों से लड़ने की तैयारी कर रही थी और यह मां अपने ही घर में अपनों से युद्ध लड़ रही थी। यह कैसा धर्म युद्ध था जहां अपने ही खून के प्यासे हो गए थे। अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो सावित्री को उम्मीद थी कि शायद रात भर में विनय का गुस्सा शांत हो गया होगा। लेकिन रेखा हाथ में बासी रोटी का एक टुकड़ा और थोड़ा सा पानी लेकर आई और उसे कुत्ते की तरह सावित्री के सामने जमीन पर फेंक दिया। खा लो और दिमाग ठिकाने लगाकर कागज पर अंगूठा लगा दो, वरना कल यह भी नसीब नहीं होगा, रेखा ने क्रूरता से कहा। सावित्री ने उस रोटी की तरफ देखा। भूख से उनकी आंतें खिंच रही थीं, लेकिन उनके आत्मसम्मान ने उन्हें वह रोटी उठाने से रोक दिया। उन्होंने ठुकराते हुए नजरें फेर लीं। रेखा गुस्से में बड़बड़ाती हुई, मरना है तो मर, कहकर चली गई और दरवाजा फिर बंद कर दिया। यह सत्याग्रह था, एक मां का अपने ही घर में। दिन पर दिन बीतते गए। सावित्री का शरीर कंकाल जैसा होता जा रहा था। विनय रोज आता, गालियां देता, धमकाता और कभी कभी लात मारकर चला जाता। वह कहता, तेरी वजह से मेरा बिजनेस ठप पड़ा है, तू इस जमीन को अपनी छाती पर रखकर ले जाएगी क्या? सावित्री कमजोर आवाज में बस इतना ही कहती। यह अंजलि का हक है। उनका यह एक वाक्य विनय को पागल कर देता था। वह घर का सामान तोड़ता, चिल्लाता। पड़ोसियों को भी अब आभास होने लगा था कि मिश्रा जी के घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन विनय ने सबको कह रखा था कि मां का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वह कमरे में बंद होकर हिंसक हो जाती हैं। समाज ने भी दरवाजा बंद कर लिया था। एक दोपहर विनय एक नई योजना के साथ आया। वह शराब के नशे में धुत था और उसके हाथ में मिट्टी के तेल की एक बोतल थी। उसने बोतल को कमरे के कोने में पटका और माचिस निकालकर सावित्री के सामने लहराने लगा। देख बुढ़िया, अगर तूने आज शाम तक साइन नहीं किए तो मैं इस पूरे घर को आग लगा दूंगा। मैं कह दूंगा कि तूने पागलपन में खुद को जला लिया। फिर न तू बचेगी, न तेरी लाडली बेटी के लिए कोई जमीन बचेगी। सावित्री कांप उठी। उन्हें अपनी मौत का डर नहीं था, लेकिन उन्हें डर था कि विनय वास्तव में पागल हो चुका है और वह सब कुछ राख कर देगा। उस पल उन्हें लगा कि अब प्रतिरोध की सीमा आ गई है। लेकिन फिर अचानक उनके मन में एक विचार आया। अगर वह मर गईं तो विनय जाली कागजात बनवा लेगा और अंजलि को कभी कुछ नहीं मिलेगा
और अगर वह जिंदा रही तो शायद वह किसी तरह अंजलि तक खबर पहुंचा सके। उन्होंने एक बहुत बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। उन्होंने विनय से कहा, ठीक है, मैं अंगूठा लगाऊंगी, लेकिन आज नहीं, कल सुबह वकील को बुलाना। मैं मंदिर जाकर भगवान से माफी मांगना चाहती हूं, फिर साइन करूंगी। विनय की आंखों में जीत की चमक आ गई। उसे लगा कि आखिरकार उसने अपनी मां को तोड़ दिया। ठीक है, उसने लड़खड़ाते हुए कहा, कल सुबह वकील आएगा। अगर तूने कोई चालाकी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस रात सावित्री सो नहीं सकी। उनके शरीर का पोर पोर दुख रहा था, लेकिन दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने जमीन नाम कर दी तो ये लोग उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे, और अगर नाम नहीं की तो ये उन्हें मार डालेंगे। उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उस विश्वास के जो अंजलि ने उन पर किया था। उन्होंने फैसला किया कि वह इस अन्याय के आगे नहीं झुकेंगी। वह चुपचाप उठी और कमरे की खिड़की की टूटी हुई जाली को देखने लगी। क्या वहां से भागना संभव था? शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन मातृ प्रेम ने उन्हें एक अदृश्य शक्ति प्रदान कर दी थी। आधी रात के सन्नाटे में सावित्री ने खिड़की की पुरानी जंग लगी छड़ों को हिलाकर देखा। एक छड़ नीचे से गल चुकी थी। उन्होंने अपनी साही का पल्लू कमर में खोसा और पूरी ताकत लगाकर उस छड़ को मोड़ने की कोशिश की। उनके हाथों की खाल छिल गई, खून रिसने लगा, लेकिन दर्द का एहसास सुन्न पड़ चुका था। घंटों की मशक्कत के बाद थोड़ी सी जगह बनी। यह आजादी का रास्ता नहीं था, बल्कि एक अनजान और भयावह भविष्य का द्वार था। लेकिन इस नरक में रहने से बेहतर उन्हें वह अनजाना खतरा लगा। सावित्री ने आखिरी बार उस कमरे को देखा जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था, और भारी मन से उस संकरी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। हालांकि किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, एक पुराना बर्तन उनके पैर से टकराकर गिर गया। खनखनाहट की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज गई। बगल के कमरे से विनय और रेखा की नींद खुल गई। कौन है? विनय चिल्लाया। कदमों की आहट तेजी से सावित्री के कमरे की ओर बढ़ी। सावित्री का दिल गले में आ गया। वह समझ गई कि अब भागना नामुमकिन है। दरवाजा जोर से खुला और विनय ने उन्हें खिड़की पर लटका हुआ देख लिया। उसकी आंखों में अब इंसानियत का कोई अंश नहीं बचा था, केवल हैवानियत थी। तो तू भागने की कोशिश कर रही थी? वह गुर्राया। विनय ने सावित्री को बालों से पकड़कर पीछे खींचा और जमीन पर पटक दिया। बहुत हो गया तेरा नाटक। अब ना वकील की जरूरत है, ना अंगूठे की। अब तुझे इस घर से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा। रेखा भी पीछे खड़ी शैतानी हंसी हंस रही थी। निकाल दो इसे बाहर। वैसे भी यह बोझ बन गई है। कह देंगे कि रात में कहीं भाग गई। पागल थी, रेखा ने सलाह दी। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बादल गरज रहे थे, मानो प्रकृति भी इस पाप को देखकर क्रोधित हो रही हो। सावित्री जमीन पर पड़ी हाँफ रही थी। वह जानती थी कि अब अंत निकट है। यह उनके घर में आखिरी रात थी, और शायद एक मां के रूप में उनकी गरिमा की भी आखिरी रात। विनय ने उन्हें घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू किया। सावित्री ने चौखट को पकड़ने की कोशिश की। बेटा, मत कर, इतनी रात में, इस बारिश में मैं कहां जाऊंगी? उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन विनय ने बेरहमी से उनके हाथों को चौखट से छुड़ाया। नरक में जा, AKUPN या जहन्नुम में, मुझे परवाह नहीं, बस मेरी नजरों से दूर हो जा, उसने चिल्लाकर कहा, और अपनी ही बूढ़ी मां को, जिसने उसे जन्म दिया था, उसे बारिश के बीच कीचड़ में धक्का दे दिया। धड़ाम से दरवाजा बंद हुआ और कुंडी लगने की आवाज आई। वह आवाज सावित्री के दिल पर किसी हथौड़े जैसी लगी।
अब उनके और उनके घर के बीच एक लोहे का दरवाजा था और सामने थी एक काली, डरावनी और अंतहीन रात। दरवाजे के बंद होने की वह तेज आवाज सावित्री देवी के दिल पर किसी वज्रपात की तरह गिरी, और उसके साथ ही लोहे की कुंडी चचने की खनखनाहट ने उनकी किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और आंगन की कच्ची मिट्टी अब दलदल बन चुकी थी। सावित्री उसी कीचड़ में औंधे मुंह पड़ी थी। बारिश की मोटी बूंदें उनके कमजोर शरीर पर कोड़ों की तरह बरस रही थीं। उनके कपड़ों से पानी और कीचड़ रिस रहा था और शरीर का पोर पोर ठंड से कांप रहा था। लेकिन उस शारीरिक ठंड से कहीं ज्यादा ठंडा वह एहसास था जो उनके दिल को जमा रहा था, अपने ही घर से, अपने ही बेटे द्वारा इस तूफानी रात में बेघर कर दिए जाने का एहसास। वह कुछ पल तक तो सुन्न पड़ी रहीं, जैसे उनके प्राण शरीर छोड़ चुके हों। केवल उनकी भारी सांसें इस बात का सबूत थीं कि वह अभी जिंदा है। कुछ देर बाद जब बारिश का पानी उनकी नाक और मुंह में भरने लगा, तो अस्तित्व रक्षा की एक स्वाभाविक वृत्ति ने उन्हें झकझोरा। सावित्री ने कांपते हाथों का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, लेकिन घुटनों में इतनी ताकत नहीं बची थी। वह फिसल गईं और दोबारा कीचड़ में गिर पड़ीं। उनके मुंह से एक दर्दनाक कराह निकली, जो बादलों की गरज में दब गई। उन्होंने दोबारा हिम्मत जुटाई, दीवार का सहारा लिया और किसी तरह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुईं। उनके सामने वह घर था जिसे उन्होंने अपनी जवानी के पसीने और खून से सींचा था, जिसकी एक एक ईंट में उनकी यादें और सपने गूंथे थे। लेकिन आज वह घर एक अभेद्य किले की तरह खड़ा था, जिसके भीतर उनका अपना खून, उनका बेटा, उन्हें मरने के लिए बाहर फेंककर चैन की नींद सोने चला गया था। सावित्री ने एक बार उस बंद दरवाजे को खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर हवा में ही रोक लिया। उनके आत्मसम्मान ने, जो अभी भी कहीं राख के नीचे चिंगारी की तरह जिंदा था, उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। नहीं, उन्होंने खुद से बुदबुदाया, जिस बेटे ने मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया, अब उसके सामने मैं गिड़गिड़ाऊंगी नहीं। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं इसे स्वीकार करूंगी, लेकिन उस चौखट पर दोबारा नाक नहीं रगड़ूंगी। उन्होंने अपनी गीली साड़ी को निचोड़ने की असफल कोशिश की और भारी कदमों से गेट की ओर बढ़ चलीं। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पीछे अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा छोड़ रही हैं। अपनी गृहस्थी, अपनी पहचान और अपना अतीत। गांव की गलियां, जो दिन में जानी पहचानी और सुरक्षित लगती थीं, रात के इस पहर और तूफान में किसी डरावनी गुफा जैसी लग रही थीं। बिजली चमकती तो गलियों में भरे पानी पर रोशनी नाचती, और सावित्री को अपनी ही परछाई देखकर डर लगता। कुत्ते, जो अक्सर उन्हें पहचानकर पूंछ हिलाते थे, आज उनकी इस दयनीय हालत को देखकर अजनबियों की तरह भौंक रहे थे। सावित्री को लगा कि अगर किसी पड़ोसी ने उन्हें इस हाल में देख लिया तो कल पूरे गांव में तमाशा बन जाएगा। मिश्रा जी की विधवा को बेटे ने घर से निकाल दिया, यह ताना वह अपने जीते जी नहीं सुनना चाहती थीं। समाज की नजरों में वह एक सम्मानीय महिला थीं, और वह उस भ्रम को तोड़ने की बजाय अंधेरे में गायब हो जाना बेहतर समझती थीं। उनके मन में एक बार विचार आया कि वह गांव के प्रधान या किसी बुजुर्ग के पास जाएं और न्याय की गुहार लगाएं। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि न्याय मांगने का मतलब है अपने बेटे के अपराध को जगजाहिर करना। विनय चाहे जैसा भी हो, था तो उनका बेटा ही। अगर पुलिस आई या पंचायत बैठी तो बदनामी किसकी होगी? विनय की, और अंततः अंजलि की। अंजलि का नाम खराब होगा, उसकी फौज की नौकरी पर असर पड़ सकता है। एक मां का दिल, जो अभी अभी उसी बेटे द्वारा कुचला गया था, अब भी उसी बेटे की बदनामी के डर से सिकुड़ रहा था। सावित्री ने फैसला किया कि वह इस अन्याय को पी जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे शिव ने विष पिया था, ताकि उनकी संतानें सुरक्षित रहें। बारिश और तेज हो गई थी, और हवा के बर्फीले झोंके उनकी हड्डियों तक को भेद रहे थे।
सावित्री गांव की सीमा पार करके मुख्य सड़क की ओर बढ़ रही थीं। उनके नंगे पैर पथरीले रास्ते पर जगह जगह छिल गए थे। खून बह रहा था, लेकिन बारिश के पानी में वह घुलता जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वह कहां जा रही हैं। कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। बस कदम अपने आप उठ रहे थे, क्योंकि रुकने का मतलब था मौत। दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। क्या यही वो दिन था जिसके लिए उन्होंने विनय को मन्नतों से मांगा था? क्या यही वो बुढ़ापा था जिसके लिए उन्होंने जवानी में पेट काटकर पैसे बचाए थे? कर्म शब्द उनके दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह किस जन्म के पापों की सजा है। चलते चलते उन्हें अचानक अंजलि का चेहरा याद आया। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वह किसी पीसीओ बूथ पर जाकर अंजलि को फोन कर दें, उसे बताएं कि उसके भाई ने मां के साथ क्या किया है। अंजलि तुरंत दौड़ी चली आएगी, वह वर्दी में आएगी और सब ठीक कर देगी। यह ख्याल आते ही सावित्री के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपना सिर झटक दिया। नहीं, मेरी बच्ची अभी ट्रेनिंग में है। अगर उसे पता चला कि उसकी मां सड़क पर भीख मांग रही है, तो वह टूट जाएगी। वह अपनी ट्रेनिंग छोड़ देगी, उसका करियर, उसका सपना बर्बाद हो जाएगा। सावित्री ने अपनी ममता को पत्थर बना लिया। उन्होंने तय किया कि वह अंजलि के लिए लापता हो जाएंगी, लेकिन उसकी सफलता के रास्ते का पत्थर नहीं बनेंगी। मुख्य सड़क पर ट्रकों और बसों की आवाजाही जारी थी। उनकी तेज हेडलाइट्स की रोशनी सावित्री की आंखों को चुंधिया रही थी। एक तेज रफ्तार ट्रक उनके बिल्कुल करीब से गुजरा और कीचड़ का एक बड़ा फव्वारा उनके ऊपर आ गिरा। वह लड़खड़ाकर सड़क किनारे झाड़ियों में गिर पड़ी। ट्रक वाला गालियां देता हुआ आगे निकल गया। सावित्री वहीं झाड़ियों में पड़ी रहीं। उठने की ताकत अब जवाब दे चुकी थी। उनका शरीर आग की तरह तप रहा था। बुखार ने उन्हें जकड़ लिया था। भूख, प्यास, ठंड और अपमान, इन सबने मिलकर उन्हें तोड़ दिया था। वह वहीं गीली मिट्टी पर लेट गईं। बारिश अभी भी उनके चेहरे पर गिर रही थी, जो अब उनके आंसुओं के साथ मिल गई थी। अर्ध बेहोशी की हालत में अतीत की तस्वीरें उनकी आंखों के सामने तैरने लगीं। उन्हें याद आया जब विनय छोटा था और बादलों की गरज से डरकर उनकी गोद में छिप जाता था। मां, मुझे डर लग रहा है, वह तोतली जुबान में कहता था। सावित्री उसे अपनी छाती से लगाकर कहती थीं, डर मत बेटा, मैं हूं ना। आज वही बेटा अपने आलीशान कमरे में सुरक्षित सो रहा था, और उसकी मां उसी गरज और बिजली के बीच अकेली, लावारिस पड़ी थी। ये विडंबना इतनी क्रूर थी कि सावित्री को हंसी आने लगी, एक उन्मादी, दर्दनाक हंसी जो उनके गले में ही अटक कर रह गई। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मौन प्रश्न किया, हे ईश्वर, क्या मां होना इतना बड़ा अपराध है? रात धीरे धीरे बीत रही थी, और उसके साथ ही सावित्री देवी का पिछला जीवन भी धुंधला होता जा रहा था। अब वह किसी की मां नहीं थी, किसी की सास नहीं थी, और न ही किसी सम्मानित परिवार की मुखिया। अब वह केवल एक शरीर थी जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। सुबह होने तक बुखार और ठंड ने उन्हें इतना बेसुध कर दिया था कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वह कौन है। जब भोर की पहली किरण फूटी, तो वह सड़क किनारे 1 मील के पत्थर माइलस्टोन के सहारे बैठी थी। उनका सिर घुटनों पर था। उनके मैले कुचैले कपड़े और बिखरे बाल उन्हें उन भिखारियों की कतार में खड़ा कर रहे थे जिनसे वह कभी नफरत नहीं, बल्कि दया का भाव रखती थी। बनारस की सुबह एक नई सावित्री को देख रही थी, एक ऐसी सावित्री जिसका सब कुछ लुट चुका था, सिवाय उसकी सांसों के। वाराणसी का केंद्रीय बस अड्डा, जो शहर की भागमभाग और कोलाहल का केंद्र था, अब सावित्री देवी का नया ठिकाना बन चुका था। यहां की हवा में डीजल के धुएं, बासी खाने की गंध और मूत्रालयों की तीखी बदबू का एक अजीब सा मिश्रण था, जो किसी भी सभ्य इंसान का दम घोटने के लिए काफी था। बसों के हॉर्न की कर्कश आवाजें
और कंडक्टरों की इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ की पुकारें यहां रात दिन गूंजती रहती थीं। इस अंतहीन शोरगुल के बीच सावित्री देवी एक फटे पुराने बोरे के टुकड़े पर सिमटी बैठी रहती थी। वह सावित्री नहीं रही थी जो कभी अपने आंगन में तुलसी को जल जाया करती थी, बल्कि भीड़ का एक ऐसा अवांछित हिस्सा बन गई थी जिसे यात्री नाक सिकोड़कर या तो नजरअंदाज कर देते थे या फिर घृणा से दूर हट जाते थे। भूख जो इंसान के सारे उसूल और आत्मसम्मान को निगल जाती है, उसने सावित्री को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। शुरुआत के 2 दिन वह पानी पीकर रहीं, लेकिन जब पेट की आग ने आंतों को नोचना शुरू किया तो उन्हें वह करना पड़ा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक यात्री ने समोसा खाकर आधा फेंक दिया था और सावित्री ने कांपते हाथों से डस्टबिन के पास गिरे उस झूठे टुकड़े को उठा लिया। उसे मुंह में डालते समय उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू बहे थे। उस एक पल ने पंडिताइन सावित्री देवी की हत्या कर दी और एक बेनाम भिखारिन को जन्म दिया। अब वह जिंदा रहने के लिए कचरे के ढेर में रोटियां तलाशने वाली एक परछाई मात्र रह गई थी, जिसका समाज में कोई वजूद नहीं था। बस अड्डे का जीवन जंगल के कानून जैसा था, जहां केवल ताकतवर ही टिक सकता था। यहां पहले से जमे हुए भिखारियों और नशेड़ियों ने शुरू में सावित्री को बहुत परेशान किया। वे उनकी जगह छीन लेते, उन्हें धक्का देते और गालियां बकते। सावित्री, जो जीवन भर घर की 4 दीवारी में सुरक्षित रही थी, अब इस खुले और क्रूर संसार में असुरक्षित थी। रात को सोते समय वह अपनी फटी साही में खुद को कसकर लपेट लेती थी और अपनी गठरी को, जिसमें केवल एक लोटा और अंजलि की एक पुरानी तस्वीर थी, छाती से लगाकर सोती थीं। उन्हें हर पल डर लगा रहता था कि कोई शराबी या पुलिस का सिपाही उन्हें वहां से खदेड़ न दे। नींद अब उनके लिए आराम नहीं, बल्कि कुछ घंटों के लिए दुख को भूलने का जरिया भर थी। उधर सेना की वर्दी में सजी अंजलि की चिट्ठियां अभी भी उस पुराने पते पर आ रही थीं, जहां अब केवल छल और कपट का वास था। डाकिया जब खाकी लिफाफा लेकर आता तो विनय उसे लपक लेता था। उन चिट्ठियों में अंजलि अपने पसीने, मेहनत और अपनी मां के लिए ढेर सारा प्यार भेजती थी। वह लिखती थी, मां, मेरी पासिंग आउट परेड नजदीक आ रही है। मैं तुम्हें लेने आऊंगी। तुम अपनी दवाइयां समय पर ले रही हो ना। लेकिन वे शब्द कभी सावित्री की आंखों तक नहीं पहुंच पाए। विनय उन चिट्ठियों को पत्ता और एक क्रूर हंसी के साथ उन्हें चूल्हे में झोंक देता। कागज के साथ साथ एक बेटी की भावनाएं भी जलकर राख हो जाती थीं और वह धुआं चिमनी से निकलकर आसमान में विलीन हो जाता, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री का जीवन धुएं में उड़ गया था। अंजलि न केवल चिट्ठियां बल्कि अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा मनी ऑर्डर के जरिए भेज रही थी। उसे लगता था कि ये पैसे उसकी बूढ़ी मां के इलाज और आराम के काम आएंगे, लेकिन वह लक्ष्मी, विनय और रेखा के ऐशो आराम का साधन बन गई थी। उन पैसों से विनय ने नई मोटरसाइकिल खरीदी और रेखा ने बनारसी साड़ियां। वे दोनों गांव में यह झूठ फैला चुके थे कि सावित्री तीर्थ यात्रा पर गई हैं और वहीं किसी आश्रम में सेवा कर रही हैं। गांव वाले, जो अपनी ही दुनिया में व्यस्त थे, उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। पाप का यह घड़ा भरता जा रहा था और विनय अंजलि के अंधेरे में होने का पूरा फायदा उठा रहा था, यह जानते हुए भी कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। वापस बस अड्डे पर सावित्री का शरीर अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। उनके बाल उलझकर जटा बन गए थे, कपड़े चिथड़े हो चुके थे और त्वचा पर धूल की एक मोटी परत जम गई थी। लोग उन्हें पागल बुढ़िया कहकर बुलाने लगे थे। कभी कभी कोई दयालु यात्री उनके आगे 2 रुपये का सिक्का या बिस्कुट का पैकेट फेंक देता और सावित्री उसे उठाकर माथे से लगा लेती। वह भीख नहीं मांग रही थी, वह तो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उनकी बेटी आएगी। बस अड्डे पर जब भी कोई सेना की गाड़ी आती या कोई जवान वर्दी में दिखता,
सावित्री की धुंधली आंखों में चमक आ जाती। वह लड़खड़ाते कदमों से उस ओर दौड़ती। अंजलि बेटी। लेकिन जब वह चेहरा अंजलि का नहीं होता तो वह वापस अपने कोने में आकर घंटों रोती रहती। समय बीतता गया। सर्दियां आईं और गईं, गर्मियां आईं और गईं, लेकिन सावित्री के जीवन का मौसम नहीं बदला। बनारस के घाटों पर उत्सव होते, बस अड्डे पर रोशनी की जाती, लेकिन सावित्री के कोने में हमेशा अंधेरा रहता। एक बार एक पुलिस वाले ने उन्हें वहां से हटाने के लिए अपनी लाठी से उनके पैर पर मारा। हट, यहां से बुढ़िया, वीआईपी मूवमेंट है, यहां गंदगी मत फैला, सिपाही चिल्लाया। सावित्री दर्द से कराह उठी और घिसटते हुए दूर हट गईं। वह सिपाही नहीं जानता था कि जिस महिला को वह गंदगी कह रहा है, उसकी कोख से जन्मी बेटी उसी वर्दी की शान बढ़ा रही है जिसे पहनकर वह आज रौब झड़ रहा है। यह विधि की विडंबना थी कि कानून की रक्षक की मां कानून के ही डंडे खा रही थी। भूख और कुपोषण के कारण सावित्री का मानसिक संतुलन भी अब डगमगाने लगा था। वह अक्सर हवा में बातें करती थी। कभी कभी वह अपने खाली हाथों को ऐसे सहलाती जैसे अंजलि का सिर उनकी गोद में हो। देख बेटी, मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, वह शून्य में बुदबुदाती। पास से गुजरने वाले लोग उन्हें देखकर हंसते या डरकर दूर हट जाते। उन्हें क्या पता था कि वह पागलपन नहीं, बल्कि एक मां की बेइंतहा ममता थी जो उसे उस नरक में भी जीवित रखे हुए थी। सावित्री ने तय कर लिया था कि वह मरेंगी नहीं। यमराज भी अगर आएंगे तो वह उन्हें लौटा देंगी। उन्हें अपनी बेटी को एक बार अफसर की वर्दी में देखना था। यही एक जिद उनकी सांसों की डोर को थामे हुए थी। अंजलि की ट्रेनिंग अब अंतिम चरण में थी। उसने घर पर एक पत्र लिखा जो शायद उसका सबसे भावुक पत्र था। भैया, भाभी, उसने लिखा, अगले महीने मेरी पासिंग आउट परेड पीओपी है। अब मैं लेफ्टिनेंट अंजलि मिश्रा बन जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि मां वहां मौजूद रहें और मेरे कंधे पर सितारे पिपिंग सेरेमनी लगाएं। मैं टिकट भेज रही हूं, मां को लेकर चेन्नई आ जाओ। विनय ने जब यह पत्र पा तो उसके माथे पर पसीना आ गया। अब उसका झूठ पकड़ा जाने वाला था। वह जानता था कि अगर अंजलि को पता चला कि मां घर पर नहीं है तो प्रलय आ जाएगी। उसने और रेखा ने तुरंत एक नई साजिश रची। उन्होंने अंजलि को जवाब नहीं दिया और तय किया कि वे फोन करके कोई ऐसा बहाना बनाएंगे जिससे अंजलि का आना टल जाए। बस अड्डे के उस कोने में पड़ी सावित्री को अचानक एक दिन बहुत जोर की खांसी उठी। खांसते खांसते उनके मुंह से खून आ गया। उनका शरीर अब और लड़ने की स्थिति में नहीं था। बुखार से तपते हुए वह जमीन पर पड़ी थीं और उनके आसपास मक्खियां भिनभिना रही थीं। भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड पर हजारों लोग थे, लेकिन कोई भी उस मरती हुई बूढ़ी औरत को पानी पिलाने वाला नहीं था। सावित्री की आंखें आधी खुली थीं और उनकी नजर सामने टंगी घड़ी पर थी। उन्हें समय नहीं देखना था। उन्हें बस यह महसूस हो रहा था कि अंजलि आ रही है। एक अदृश्य डोर खींच रही थी। मां का दिल कह रहा था कि उसकी तपस्या का फल पकने वाला है, भले ही वृक्ष सूख कर कांटा हो गया हो। एक चाय वाले लड़के को, जो अक्सर सावित्री को बची हुई चाय दे दिया करता था, उस दिन उन पर दया आ गई। उसने पास आकर देखा और बोला, अम्मा, तेरी हालत बहुत खराब है, अस्पताल ले चलूं? सावित्री ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और मना कर दिया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे सूखी पत्तियों की सरसराहट। नहीं बेटा, अगर मैं यहां से चली गई और मेरी बेटी आ गई तो वह मुझे ढूंढेगी। मुझे यहीं रहना है, बस नंबर 4 प्लेटफॉर्म के सामने। यहीं उतरती हैं गाड़ियां। वह लड़का उनकी जिद देखकर सिर हिलाता हुआ चला गया। सावित्री ने अपनी साही की गांठ को कसकर पकड़ा, जिसमें अंजलि की वह छोटी सी फोटो अब पसीने और मैल से लगभग गल चुकी थी। लेकिन सावित्री के लिए वह दुनिया की सबसे साफ तस्वीर थी। उसी समय
चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के भव्य परेड ग्राउंड में अंतिम रिहर्सल चल रही थी। अंजलि अपनी कड़क वर्दी और चमकते जूतों में गर्व से मार्च कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका बायां कंधा फड़क रहा था और बार बार मां का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। उसने घर पर कई बार फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन विनय ने फोन नहीं उठाया था। साथियों ने उसे समझाया कि शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी या घर वाले यात्रा की तैयारी में व्यस्त होंगे। अंजलि ने खुद को समझाया, मां जरूर आएंगी। वह मेरा सबसे बड़ा दिन मिस नहीं कर सकती। वह नहीं जानती थी कि उसकी मां उसी दिन के इंतजार में मौत से पंजा लड़ा रही है। एक गंदे, बदबूदार बस अड्डे के फर्श पर, बनारस के बस स्टैंड पर रात गहरा रही थी। सावित्री अर्ध बेहोशी में थी। उनके कानों में विनय की गालियां, रेखा के ताने और अंजलि की हंसी सब एक साथ गूंज रहे थे। उन्हें भ्रम हो रहा था कि अंजलि वर्दी पहनकर सामने खड़ी है। वह हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करती, लेकिन मुट्ठी में केवल खाली हवा आती। मैं हारूंगी नहीं, उन्होंने खुद से वादा किया। जब तक तू नहीं आती, मैं अपनी आखिरी सांस को मुट्ठी में दबाकर रखूंगी। सावित्री देवी, जो कभी एक भरे पूरे परिवार की मालकिन थी, आज एक लावारिस लाश बनने की कगार पर थी। लेकिन उनकी आंखों में जलती हुई उम्मीद की लौ उस पूरे बस अड्डे की रोशनी से ज्यादा चमकदार थी। यह एक मां की प्रतिज्ञा थी, जो नियति के लिखे को भी बदलने की ताकत रखती थी। चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ओटीए में सुबह का सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था, लेकिन परेड ग्राउंड के एक कोने में खड़ी अंजलि के जीवन में घना अंधेरा छाया हुआ था। आज पासिंग आउट परेड का ऐतिहासिक दिन था, वह दिन जिसके लिए उसने खून पसीना एक कर दिया था। बैंड की धुनें बज रही थीं, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही थी और सैकड़ों नए बने अधिकारी गर्व से सीना ताने अंतिम पग पार कर रहे थे। दर्शकों की दीर्घा में माता पिता की तालियां और हर्षोल्लास गूंज रहा था, लेकिन अंजलि की नजरें बार बार उन दो खाली कुर्सियों पर टिक जाती थीं, जिन्हें उसने अपने परिवार के लिए आरक्षित करवाया था। वहां न उसकी मां थी, न भाई, न भाभी, केवल खालीपन था जो उसके दिल को कचोट रहा था। उसे लगा जैसे उसकी वर्दी पर लगे सितारे बिना मां के आशीर्वाद के फीके और बेजान हैं। जब पिपिंग सेरेमनी का वक्त आया, जहां माता पिता अपने बच्चों के कंधों पर रैंक के सितारे लगाते हैं, तो अंजलि अकेली खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, जिन्हें वह अनुशासन के कारण बहने नहीं दे सकती थी। अंततः उसके कंपनी कमांडर ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर सितारे लगाए और उसकी पीठ थपथपाई। बधाई हो, लेफ्टिनेंट अंजलि मिश्रा, उन्होंने कहा। अंजलि ने सैल्यूट किया, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। विनय ने फोन पर कहा था कि वे लोग ट्रेन से निकल चुके हैं, तो वे पहुंचे क्यों नहीं? क्या कोई दुर्घटना हो गई या मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई? अंजलि ने कसम खाई कि वह इस समारोह के खत्म होते ही सीधे बनारस निकलेगी, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अगली ही फ्लाइट पकड़कर वर्दी में ही अंजलि वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरी। शहर वही था, हवा में वही नमी थी, लेकिन अंजलि को सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने एक टैक्सी ली और सीधे अपने गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वह मां के लिए खरीदे गए शॉल और साही को अपने बैग में टटोलती रही। जब टैक्सी उसके घर के सामने रुकी, तो अंजलि हैरान रह गई। उसका पुराना जर्जर घर अब रंगरोगन करके चमचमा रहा था। आंगन में एक नई मोटरसाइकिल खड़ी थी और घर के बाहर विनय की राशन की दुकान का नया बोर्ड लगा था। यह समृद्धि देखकर उसे खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा संदेह हुआ। अगर घर में इतना पैसा था, तो मां उसे फोन क्यों नहीं करती थी और वे लोग चेन्नई क्यों नहीं आए? अंजलि ने जैसे ही घर में कदम रखा, रेखा और विनय के चेहरों का रंग उड़ गया। वे शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे
कि अंजलि इतनी जल्दी आ जाएगी, वह भी सीधे वर्दी में। अंजलि ने बिना कोई भूमिका बांधे अपनी कड़क फौजी आवाज में पूछा, मां कहाँ है? विनय हकलाने लगा। उसकी नजरें इधर उधर भाग रही थी। अरे अंजलि, तू आ गई, बधाई हो मां। मां तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। वो कह रही थी कि मन बहुत अशांत है, तो हरिद्वार के किसी आश्रम में रहने चली गईं। हमने सोचा तुझे बताकर परेशान न करें। रेखा ने भी बात संभालते हुए कहा। हां ननद जी, माता जी तो अब वहीं भजन कीर्तन में मन लगा रही हैं। कह रही थीं कि मोह माया त्याग देंगी। अंजलि की अनुभवी और पारखी नजरों ने तुरंत भांप लिया कि यह सफेद झूठ है। उसने देखा कि आंगन के जिस कोने में मां की तुलसी हुआ करती थी, वह अब सूखी पड़ी है। मां कभी अपनी तुलसी को सूखने नहीं दे सकती थीं, चाहे वह कहीं भी जाएं। उसने घर के अंदर जाकर मां के कमरे का दरवाजा खोला। वहां कबाड़ भरा पड़ा था। मां का संदूक, उनके कपड़े, उनकी पूजा की मूर्तियां सब गायब थीं। अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह पलटकर विनय की ओर बढ़ी और उसका कॉलर पकड़ लिया। भैया, मुझसे झूठ मत बोलो। मां हरिद्वार नहीं जा सकती। उनके घुटनों में दर्द रहता है। वह तो चल भी नहीं पाती। सच बताओ, मां कहाँ है? वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बड़े भाई हो। विनय अभी भी झूठ पर अड़ा रहा, लेकिन पड़ोसी अब घर के बाहर जमा होने लगे थे। अंजलि की वर्दी और पुलिसिया तेवर देखकर वे भी फुसफुसाने लगे। तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला, काकी, ने हिम्मत करके आगे बढ़कर कहा, बेटी, इन कसाईयों पर भरोसा मत कर। इन्होंने तेरी मां को महीनों पहले उस तूफानी रात में घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। बेचारी सावित्री रोती बिलखती गई थी। तब से उसका कोई पता नहीं है। यह सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में गोली मार दी हो। उसका अपना भाई, जिसे उसने राखी बांधी थी, वह इतना गिर सकता है। अंजलि ने एक जोरदार थप्पड़ विनय के गाल पर रसीद किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। अगर मेरी मां को एक खरोंच भी आई होगी तो मैं तुम दोनों को जेल में सड़ा दूंगी। वह दहाड़ी। अंजलि पागलों की तरह घर से बाहर भागी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। उसने अपनी जीप स्टार्ट की, जो उसने टैक्सी वाले को रोककर किराए पर ली थी, और पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ी। लेकिन रास्ते में ही उसे ख्याल आया कि एक बेघर, लाचार बूढ़ी औरत कहां जा सकती है। मंदिर, घाट या स्टेशन, उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने शहर के हर संभावित ठिकाने को छानने का फैसला किया। वह दशाश्वमेध घाट गई। वहां भिखारियों की पंक्तियों में मां को ढूंढा। वह कबीर चौरा अस्पताल गई। वहां लावारिस वार्ड में देखा। हर जगह उसे निराशा हाथ लगी। शाम हो रही थी और अंजलि की उम्मीद टूट रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। वह जानती थी कि उसे अपनी मां को ढूंढना ही होगा, चाहे पूरी दुनिया पलटनी पड़े। अंत में भटकते भटकते वह वाराणसी कैंट बस अड्डे पर पहुंची। यह जगह शहर का सबसे व्यस्त और गंदा हिस्सा थी। यहां हजारों यात्री आ जा रहे थे। अंजलि अपनी ऑलिव ग्रीन वर्दी, सिर पर बैरेट कैप और कंधों पर चमचमाते सितारों के साथ भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लोग उसे सम्मान और कौतूहल से देख रहे थे। कोई उसे मैडम सर कहकर रास्ता दे रहा था, लेकिन अंजलि की नजरें केवल जमीन पर बैठे, लेटे और सिकुड़े हुए बेसहारा लोगों के चेहरों को स्कैन कर रही थी। बदबू और शोर के बीच वह पागलों की तरह हर भिखारी के पास जा रही थी, चुपकर देख रही थी। अम्मा, क्या आपने किसी बूढ़ी औरत को देखा है? वह लोगों से पूछ रही थी, लेकिन सब सिर हिला देते। अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास उसे शोर सुनाई दिया। एक चाय की दुकान वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था और डंडे से जमीन पर पड़े किसी गठरी नुमा इंसान को मार रहा था। हट, यहां से पागल बुढ़िया, मेरी दुकान के सामने ही मरना है। क्या तुझे ग्राहकों को बदबू आ रही है? भाग यहां से। वह दुकानदार बेरहमी से लाठी बरसा रहा था।
अंजलि का खून खौल उठा। वह दौड़कर वहां पहुंची और दुकानदार का हाथ पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से उसका हाथ मरोड़ा कि लाठी उसके हाथ से छूट गई। खबरदार, जो एक भी डंडा और चलाया, इंसान हो या जानवर, अंजलि ने शेरनी की तरह दहाड़ लगाई। दुकानदार पुलिस की वर्दी, सेना की वर्दी को पुलिस समझकर देखकर घबरा गया और पीछे हट गया। मैडम, यह पागल है, यह गंध फैला रही है। वह सफाई देने लगा। अंजलि ने दुकानदार को धक्का दिया और उस गठरी की ओर मुड़ी जो डर के मारे सिकुड़ गई थी। वह औरत फटे हुए टाट के बोरों में लिपटी थी। उसके बाल उलझकर धूल से सन चुके थे और शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा बचा था। उसके पैरों में गहरे घाव थे जिन पर मक्खियां बैठ रही थीं। अंजलि का दिल बैठ गया। उसने धीरे से घुटनों के बल बैठकर उस औरत के कंधे पर हाथ रखा। मां जी, आप ठीक हैं? अंजलि ने कोमलता से पूछा। वह औरत कांप उठी। उसने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, जैसे वह अपनी दुर्दशा किसी को दिखाना नहीं चाहती हो। लेकिन अंजलि की नजर उस औरत की मुट्ठी पर पड़ी जो उसने कसकर बंद कर रखी थी। उस मुट्ठी में एक मैली कुचैली, आधी फटी हुई फोटो थी। अंजलि ने ध्यान से देखा। वह फोटो, वह किसी और की नहीं बल्कि अंजलि की ही थी। स्कूल के दिनों की एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो। अंजलि की सांसें थम गईं। दुनिया का सारा शोर, बसों के हॉर्न, यात्रियों की आवाजें, सब कुछ एक पल में सन्नाटे में बदल गया। उसका हाथ कांपने लगा। उसने धीरे से उस औरत के उलझे हुए बालों को हटाया और उसका चेहरा ऊपर किया। धूल, मैल और झुर्रियों की परतों के नीचे वह चेहरा, वह आंखें, वे वही थीं जिन्होंने अंजलि को दुनिया दिखाई थी। वह सावित्री देवी थीं, उसकी मां। वही मां जिसने उसे अफसर बनाने के लिए अपने कंगन बेच दिए थे। आज वह खुद एक भिखारी से भी बदतर हालत में उसके सामने पड़ी थी। मान। अंजलि के मुंह से एक चीख निकली जो इतनी दर्दनाक थी कि आसपास खड़े लोगों का कलेजा कांप गया। मां। वह सावित्री के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह अपनी साफ सुथरी स्त्री की हुई वर्दी की परवाह किए बिना उस गंदगी और कीचड़ में ही मां से लिपट गई। सावित्री, जो शायद बेहोशी और मौत की सरहद पर थी। उन्होंने वह जानी पहचानी आवाज सुनी। महीनों बाद किसी ने उन्हें मां कहकर पुकारा था। उन्होंने अपनी भारी पलकें खोलीं। उनकी धुंधली आंखों के सामने एक फौजी अफसर रो रहा था। सावित्री ने कांपते हुए हाथ को उठाया और अंजलि के गाल को छुआ। क्या यह सपना था या सच में उनकी अंजलि आ गई थी? अंजलि। सावित्री की आवाज किसी टूटे हुए वाद्य यंत्र जैसी थी, बहुत धीमी और खुरदरी। तू आ गई बेटी। यह शब्द सुनते ही अंजलि का संयम पूरी तरह टूट गया। हाँ मां, मैं आ गई। तुम्हारी अंजलि आ गई। मुझे माफ कर दो मां। मुझे आने में बहुत देर हो गई। मैंने तुम्हें इस हाल में छोड़ दिया। मैं कैसी बेटी हूं? अंजलि बच्चों की तरह रो रही थी। उसके आंसू मां के मैले चेहरे को धो रहे थे। सावित्री की आंखों में एक चमक आ गई, वह चमक जो किसी हीरे से ज्यादा कीमती थी। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से अंजलि के कंधे पर लगे सितारों को टटोला। मेरे सितारे। वह बुदबुदाई और उनके सूखे पपड़ीदार होंठों पर एक मुस्कान तैर गई। भीड़ ने अंजलि और सावित्री को घेर लिया था। यह दृश्य देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल रहे थे। एक युवा, अंजलि ने सिसकते हुए वादा किया। तभी वह दुकानदार, जिसने अभी सावित्री को मारने की कोशिश की थी, डरते डरते आगे आया। मैडम, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि यह आपकी मां है, उसने हाथ जोड़कर कहा। अंजलि ने उसे आग्नेय नेत्रों से देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि ज्वालामुखी धधक रहा था। अगर आज मेरी मां को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी पूरी दुकान जला देती। शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग, लाचार औरत पर हाथ उठाते हुए, यह वो मां है जिसने इस देश को एक फौजी दिया है, अंजलि ने कड़क कर कहा। भीड़ में से कई लोग शर्मिंदा होकर सिर झुका लिए,
क्योंकि उन्होंने भी कभी न कभी सावित्री को दुत्कारा था। आज वही पागल बुढ़िया एक सैन्य अधिकारी की पूजनीय मां निकली। अंजलि ने मां को गोद में उठाने की कोशिश की। सावित्री का वजन इतना कम हो गया था कि अंजलि को लगा जैसे वह किसी बच्चे को उठा रही हो। यह एहसास उसे और भी ज्यादा तोड़ने वाला था। चलो मां, घर चलते हैं, अंजलि ने कहा। सावित्री ने डरते हुए अंजलि का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाई, नहीं बेटी, घर नहीं, वहां वो लोग मार डालेंगे, मुझे यहीं रहने दे। मां के इन शब्दों ने अंजलि के दिल को छलनी कर दिया, लेकिन साथ ही उसके इरादों को फौलादी बना दिया। उसने समझ लिया कि विनय और रेखा ने मां के मन में कितना खौफ भर दिया है। उसने मां के माथे को चूमा और कहा, डर मत मां, अब वो घर उनका नहीं, हमारा है। मैं देखती हूं कि कौन तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत करता है। आज हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। अंजलि ने अपनी मां को अपनी बाहों में उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में सावित्री उसे उठाती थी। उसकी वर्दी पर मां के घावों का खून और कीचड़ लग गया था, लेकिन अंजलि के लिए यह किसी पदक मेडल से कम नहीं था। वह भीड़ को चीरती हुई बस अड्डे से बाहर निकली। उसकी चाल में अब एक अलग ही आत्मविश्वास और क्रोध था। वह अब केवल एक बेटी नहीं थी, बल्कि चंडी का रूप धारण कर चुकी थी। उसने एक ऑटो रिक्शा रोका और मां को उसमें लेटाया। सीधे कबीर चौरा अस्पताल चलो, उसने ड्राइवर से कहा। कबीर चौरा अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी, जो सावित्री देवी की कमजोर सांसों के साथ एक डरावना तालमेल बिठा रही थी। डॉक्टरों ने अंजलि को बताया कि सावित्री गंभीर कुपोषण, निर्जलीकरण और निमोनिया से जूझ रही हैं और उनके शरीर पर पुराने और नए घावों के कई निशान हैं। यह सुनना अंजलि के लिए किसी युद्ध के मैदान में गोली लगने से ज्यादा दर्दनाक था। उसने कांच की दीवार के पीछे लेटी अपनी मां को देखा, जिनके हाथों में ड्रिप लगी थी और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। अंजलि ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून हथेलियों में गड़ गए। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ठंडा, सुलगता हुआ लावा था। उसने वहीं खड़े होकर कसम खाई कि जिन लोगों ने उसकी जन्मदात्री को इस हाल में पहुंचाया है, उनके लिए अब कोई माफी नहीं, केवल कर्म का दंड शेष है। उसने तुरंत जिले के पुलिस अधीक्षक स्पी, जो उसके अकादमी के सीनियर रह चुके थे, को फोन लगाया और एक सख्त कार्रवाई की मांग की। जीप के सायरन की गूंज ने शांत पड़े गांव की नीरवता को चीर दिया। अंजलि पुलिस बल के साथ अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, जहां विनय और रेखा रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। घर से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं, जो अंजलि के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। जैसे ही पुलिस की जीप रुकी, पूरा मोहल्ला जमा हो गया। अंजलि ने बिना दरवाजा खटखटाए एक जोरदार लात मारकर दरवाजा खोला। अंदर विनय और रेखा थाली में पकवान परोसे बैठे थे। अंजलि की रौद्र मूर्ति और उसके पीछे खाकी वर्दीधारी पुलिस वालों को देखकर उनके हाथों से निवाले गिर गए। अंजलि की वर्दी पर अभी भी उसकी मां की गंदगी और खून के धब्बे लगे थे, जो उसके गुस्से की गवाही दे रहे थे। उसने आगे बढ़कर खाने की थाली को ठोकर मारी, जिससे दाल और सब्जी पूरे कमरे में फैल गई, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने सावित्री की जिंदगी बिखेर दी थी। खाना गले से नीचे उतर रहा है। भैया, अंजलि की आवाज में एक डरावनी शांति थी। जिस मां को तुमने भूखा रखकर घर से निकाला, वो बस अड्डे पर कचरा खा रही थी और तुम यहां दावत उड़ा रहे हो। विनय कांपते हुए खड़ा हुआ। अंजलि, मेरी बात सुन, तुझे गलतफहमी हुई है। मां तो इससे पहले कि वह अपना झूठ पूरा कर पाता। अंजलि ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे घर के बाहर घसीटा। रेखा चिल्लाने लगी, लेकिन महिला कांस्टेबलों ने उसे भी पकड़ लिया और बाहर ले आईं। आंगन में अब पूरा गांव जमा हो चुका था। अंजलि ने विनय को उसी कीचड़ में धक्का दिया
जहां उसने उस तूफानी रात में सावित्री को गिराया था। देखो, इस मिट्टी को, अंजलि चिल्लाई। यहीं पर तुमने उस औरत को फेंका था जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में पाला। आज यह मिट्टी गवाह है तुम्हारे पाप की। विनय ने गिड़गिड़ाते हुए अंजलि के पैर पकड़ने की कोशिश की। अंजलि, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। लेकिन अंजलि ने अपना पैर पीछे खींच लिया। उसने गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, काका, काकी, आप सबने देखा ना, जब मैं आई तो इन्होंने कहा मां हरिद्वार गई हैं। लेकिन मां मुझे बस अड्डे पर भीख मांगते हुए मिली। इन्होंने मां के नाम की जमीन हड़पने के लिए उन्हें घर से निकाल दिया और मुझे धोखे में रखा। क्या ऐसे बेटों को माफी मिलनी चाहिए? गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। जो लोग अब तक चुप थे, वे भी विनय और रेखा पर थूकने लगे। धिक्कार है तुम पर। विनय, तुमने तो हम सबको ठगा, मां को तीर्थ बताकर घर से निकाल दिया। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। भीड़ से आवाजें आने लगीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर विनय और रेखा के हाथों में हथकड़ी लगा दी। मिस्टर विनय मिश्रा, आप पर अपनी बुजुर्ग मां को प्रताड़ित करने, धोखाधड़ी, फ्रॉड और हथकड़ी के प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप है। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अब आपकी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। हथकड़ी की ठंडी धातु का स्पर्श होते ही रेखा का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह जोर जोर से रोने लगी और सारा घमंड दोष विनय पर मढ़ने लगी। यह सब इसने किया है। मुझे तो इसने मजबूर किया था। मुझे मत ले जाओ। मेरे मायके वाले क्या कहेंगे? अंजलि ने रेखा की ओर देखा और घृणा से कहा, एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकी। तुमने मेरी मां की रोटी छीनी थी, अब जेल की रोटियां गिनना। पाप का गठबंधन टूट चुका था और दोनों एक दूसरे को कोस रहे थे। विनय को पुलिस जीप में बैठाते समय उसने आखिरी बार अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पश्चाताप के असली आंसू थे, लेकिन समय रेत की तरह हाथ से फिसल चुका था। अंजलि, मां से कहना मुझे माफ कर दे। वह रोया। अंजलि ने कठोरता से जवाब दिया, मां तो शायद माफ कर भी दे, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन कानून और भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यह तुम्हारा कर्म है भैया, और कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। जाओ, अब जेल की दीवारों को अपनी सफाई देना। जीप सायरन बजाती हुई धूल उड़ाती चली गई और उसके साथ ही उस घर से पाप और अत्याचार का काला साया भी विदा हो गया। गांव वाले अंजलि की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन अंजलि के चेहरे पर कोई विजय का भाव नहीं था, केवल एक गहरी थकान और राहत थी। अगले कुछ दिन अंजलि ने घर की पूरी सफाई करवाई। उस कमरे को जहां सावित्री को कैद रखा गया था, उसने खुद अपने हाथों से साफ किया। वहां की दीवारों पर मां के नाखूनों के खरोंच के निशान देखकर उसका दिल फिर से भर आया। उसने घर को फिर से वैसा ही बनाया जैसा मां चाहती थी। तुलसी का नया पौधा लगाया, मंदिर में दिया जलाया और दीवारों पर नया रंग रोगन करवाया। अस्पताल से सावित्री की हालत में सुधार होने पर अंजलि उन्हें घर ले आई। जब सावित्री ने एम्बुलेंस से उतरकर अपने घर को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह वही घर था जहां से उन्हें कुत्ते की तरह निकाला गया था। आज उसी घर में उनकी बेटी उन्हें रानी की तरह वापस ला रही थी। अंजलि ने गोद में उठाकर उन्हें गृह प्रवेश कराया। आंगन में एक छोटी सी पूजा रखी गई। सावित्री एक नई रेशमी साजी में साफ सुथरी और शांत लग रही थी, हालांकि कमजोरी अभी भी थी। अंजलि ने अपनी पूरी वर्दी पहनी, बैरेट, बेल्ट और कंधे पर चमकते सितारे। उसने सबके सामने अपनी मां को एक कुर्सी पर बैठाया और एक पीतल की थाली में पानी लेकर उनके पैरों के पास बैठ गई। पूरे गांव की मौजूदगी में एक सेना के अधिकारी ने अपनी मां के पैर धोए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। अंजलि ने उन पैरों को अपने आंसुओं और गंगाजल से धोया, जिन पैरों ने उसके लिए मीलों का सफर तय किया था।
उसने मां के चरणों में अपना सिर रखा और कहा, मां, यह वर्दी, यह रुतबा, यह सब तुम्हारी धूल के बराबर भी नहीं है। मेरा असली तीर्थ तुम्हारे चरण है। सावित्री ने कांपते हाथों से अंजलि को उठाया और उसे गले से लगा लिया। उस पल मां और बेटी के बीच जो संवाद हुआ, उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। सावित्री ने अंजलि के माथे को चूमा और कहा, बेटी, आज तूने न केवल मेरा मान बचाया है, बल्कि हर उस मां का मान बचाया है जिसे बुढ़ापे में बोझ समझा जाता है। तूने साबित कर दिया कि बेटा हो या बेटी, जो फर्ज निभाए वही असली संतान है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, मान, वर्दी का असली बोझ कंधों पर नहीं होता, वह दिल पर होता है अगर हम अपनों की रक्षा न कर सके। आज मेरा वह बोझ उतर गया। उस दिन सावित्री को लगा कि उनकी कोख धन्य हो गई, उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया। सोना बेचकर उन्होंने जो बीज बोया था, कांजा, आज वह एक विशाल वटवृक्ष बनकर उन्हें छांव दे रहा था। शाम ढलते ही अंजलि ने मां को उनके कमरे में, उनके पुराने और आरामदायक बिस्तर पर लिटाया। बाहर गांव में शांति थी। विनय और रेखा के जेल जाने की खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल चुकी थी, और यह एक सबक बन गया था उन सभी के लिए जो अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करते थे। अंजलि खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उसे अपनी यूनिट से वापस लौटने का बुलावा आ गया था, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं जाएगी। उसने फैसला कर लिया था कि वह मां को अपने साथ पोस्टिंग पर ले जाएगी। अब और कोई दूरी नहीं, कोई अकेलापन नहीं। वह मां की सेवा करेगी, ठीक वैसे ही जैसे मां ने बचपन में उसकी सेवा की थी। यह कर्म का दूसरा पहलू था, सेवा और प्रेम का प्रतिफल। रात के सन्नाटे में सावित्री ने अंजलि को आवाज दी। अंजलि दौड़कर पास आई। सावित्री ने अपने तकिए के नीचे से कुछ निकाला। वह एक पुरानी, मुड़ी तुड़ी तस्वीर थी, वही तस्वीर जो बस अड्डे पर उनके पास थी। इसे अपने पास रखना, सावित्री ने कहा। जब पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था, तब इसी तस्वीर ने मुझे जिंदा रखा। अंजलि ने उस तस्वीर को चूमा और अपनी वर्दी की ऊपर वाली जेब में दिल के पास रख लिया। अब तुम्हें तस्वीर की जरूरत नहीं मां, अब मैं हकीकत में तुम्हारे साथ हूं, अंजलि ने कहा। मां, बेटी एक दूसरे का हाथ थामे बैठी रहीं। उस रात उस घर में कोई डर नहीं था, कोई भूख नहीं थी, केवल सुकून था और एक अटूट बंधन की गर्माहट थी। कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ हो रहा था। अगले दिन सुबह अंजलि ने अपनी मां को व्हीलचेयर पर बैठाया और घर को ताला लगाया, हमेशा के लिए नहीं, बल्कि एक नए सफर के लिए। गांव वाले विदा करने आए थे। काकी ने सावित्री से कहा, सावित्री, तू बहुत किस्मत वाली है। सावित्री ने मुस्कुराकर अंजलि की तरफ देखा और कहा, किस्मत तो मैंने खुद लिखी थी काकी, अपने खून और पसीने से। जीप चल पड़ी, पीछे धूल का गुबार छोड़ती हुई, जिसमें विनय और रेखा के पाप दब गए थे। सामने खुला आसमान था और एक उज्जवल भविष्य। अंजलि मिश्रा, भारतीय सेना की एक गर्वित अधिकारी, अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपनी मां को लेकर अपनी ड्यूटी पर लौट रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का चक्र घूमकर वहीं आता है जहां से शुरू हुआ था। कर्म केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक अटल सत्य है। विनय ने जो बोया वही काटा, और सावित्री ने जो त्याग किया उसका फल उसे एक ऐसी बेटी के रूप में मिला जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनी। समाज की नजर में वर्दी की कीमत उसके सितारों से होती है, लेकिन अंजलि ने दिखाया कि वर्दी की असली चमक उस इंसानियत और संस्कार में है जो उसे पहनने वाले के भीतर होती है। वाराणसी के घाटों पर गंगा आज भी बह रही है, तरह जो पाप और पुण्य दोनों की गवाह है, और हवाओं में आज भी सावित्री और अंजलि की यह अमर कहानी गूंजती है। वर्द का बोझ मां की आखिरी आस, जो अब पूरी हो चुकी थी। 5 साल बीत चुके थे। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और उसके साथ बहुत कुछ बदल गया था।
मसूरी मुसूरी की ठंडी और सुरम्य पहाड़ियों में स्थित एक सरकारी बंगले के बगीचे में सावित्री देवी अब एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी थीं। उनके घुटनों पर एक ऊनी शॉल थी और हाथों में माला, जिसे वह शांत भाव से जप रही थीं। उनके चेहरे से वह डर, वह भूख और वह लाचारी अब पूरी तरह मिट चुकी थी। अब वहां केवल एक ठहराव था, एक ऐसी शांति जो जीवन के सारे तूफानों को पार करने के बाद मिलती है। उनके गाल अब पिचके हुए नहीं थे और आंखों में एक संतोषजनक चमक थी। पास ही में एक छोटा बच्चा, अंजलि का 2 साल का बेटा आर्यन, तितलियों के पीछे दौड़ रहा था। सावित्री की हंसी उस पहाड़ी हवा में घंटी की तरह गूंज रही थी। मेजर अंजलि मिश्रा, जो अब और भी ज्यादा गंभीर और परिपक्व हो चुकी थीं, वर्दी में घर से बाहर निकलीं। उनके कंधों पर अब अशोक स्तंभ, नेशनल एम्बलम चमक रहा था। वह अपनी मां के पास आईं और झुककर उनके पैर छुए। मां, मैं यूनिट जा रही हूं, शाम को जल्दी लौटूंगी, अंजलि ने कहा। सावित्री ने अपना हाथ बेटी के सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया। जा बेटी, विजय भव, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए आर्यन को गोद में उठाया, चूमा और अपनी जिप्सी की ओर बढ़ गई। सावित्री ने गर्व से अपनी बेटी को जाते हुए देखा। इन 5 सालों में अंजलि ने न केवल देश की सेवा की थी, बल्कि सावित्री को वह हर खुशी दी जिसकी वह हकदार थीं। उन्होंने भारत के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी और अब उनका बुढ़ापा सम्मान और प्रेम के बीच गुजर रहा था। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर वाराणसी की उसी पुरानी गली में एक थका हुआ और समय से पहले बूढ़ा हो चुका आदमी एक राशन की दुकान पर बोरे उठा रहा था। वह विनय था। जेल से छूटने के बाद उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। रेखा उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। गांव वालों ने विनय का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। अब वह पेट भरने के लिए मजदूरी करता था। जब भी वह किसी बूढ़ी औरत को देखता तो उसे अपनी मां की याद आती और उसका कलेजा मुंह को आ जाता। वह अक्सर दूर से अपने उस पुराने घर को देखता था, जो अब ताला लगा होने के बावजूद आबाद लगता था, और उसकी अपनी जिंदगी वीरान हो गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हर पल, हर सांस के साथ होता था। यह प्रायश्चित की आग थी जिसमें वह तिल तिल जल रहा था। शाम को जब सूरज ढल रहा था और पहाड़ियों पर धुंध उतर रही थी, सावित्री ने आर्यन को कहानी सुनाना शुरू किया। नानी, वो कहानी सुनाओ न, जिसमें शेरनी अपने बच्चे को बचाती है, आर्यन ने तोतली जुबान में कहा। सावित्री मुस्कुराईं। उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाऊंगी जो अपनी बूढ़ी मां के लिए शेरनी बन गई थी। हवाओं में सरसराहट थी, मानो प्रकृति भी उस अमर कहानी को सुन रही हो। जीवन ने अपना चक्र पूरा कर लिया था। धर्म की जीत हुई थी और अधर्म अपनी ही राख में मिल गया था। सावित्री ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया, उस दुख के लिए भी जिसने उन्हें तोड़ा और उस सुख के लिए भी जिसने उन्हें फिर से जोड़ा।